नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज बात होगी घुसपैठियों के खिलाफ चल रहे एक्शन की। मुंबई से लेकर दिल्ली तक, यूपी से लेकर आसाम तक बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक एक कार्रवाई हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन उनकी पैरवी करने में जुटा हुआ है। आज आपको बांग्लादेशी घुसपैठियों की डिपोर्ट होने की पूरी कहानी बताऊंगी। साथ ही बात पंजाबी सिंगर और इंडिया के इंटरनेशनल स्टार दिलजीत दोसांझ की भी होगी। कैसे कांग्रेस जिसे अपना पोस्टर बॉय बनाना चाहती थी, वो अब मोदी के पाले में चले गए हैं। इसके अलावा बात बिहार की सियासत की भी होगी। क्या बिहार में नीतीश एक बार फिर पाला बदलने वाले हैं? लालू यादव की नीतीश के लिए हाँ और तेजस्वी की चाचा को ना, ये क्यों है? बताऊंगी पूरी कहानी। लेकिन सबसे पहले बात बांग्लादेशी घुसपैठियों पर हो रहे एक्शन की। भारत में पिछले कुछ समय से छिपकर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस का जबरदस्त एक्शन हुआ है। दिल्ली के एलजी के आदेश के बाद पुलिस ने विशेष अभियान चला रखा है। इस सिलसिले में पुलिस ने अब तक बांग्लादेशी घुसपैठियों के तीसरे रैकेट का पर्दाफाश किया है और 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 बांग्लादेशी और 2 उनके मददगार भारतीय हैं। पुलिस के मुताबिक इस रैकेट का सरगना अनीश शेख है, जो अपने भाई की मदद से बांग्लादेश से घुसपैठियों को डंकी रूट से भारत लाता था। पुलिस ने आज इस रैकेट के पूरे मॉडस ऑपरेंडी को आज इसका खुलासा कर दिया। दिल्ली पुलिस ने विस्तार से बताया कि कैसे ये रैकेट दिल्ली और एनसीआर के अंदर काम कर रहा था। दिल्ली के एलजी के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ ये मुहिम शुरू की है। दिल्ली के एलजी ने 2 महीने के अंदर, जी हाँ, टाइम लिमिट तय की है। 2 महीने के अंदर दिल्ली में रह रहे सारे घुसपैठियों को वापस भेजने की बात की है, डिपोर्ट कर देने की बात की है। इसके बाद दिल्ली पुलिस की कई टीमें सभी जिलों में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की तलाश कर रही है। इस दौरान साउथ वेस्ट दिल्ली पुलिस ने जिन लोगों को दिल्ली में पकड़ा है, उसने रैकेट का खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस रैकेट का सरगना कौन है? वो है अनीश शेख। ये है मास्टरमाइंड जिसका चेहरा इस वक्त आप देख रहे हैं। अनीस अपनी बीवी की मदद से ये रैकेट चला रहा था। इस रैकेट में अनीमुल इस्लाम है। कौन है अनीमुल इस्लाम? वो देखिए। अनीमुल इस्लाम मेघालय से दिल्ली पहुंचाने का जिम्मा अमीनुल इस्लाम के पास था। वो बांग्लादेशियों को दिल्ली पहुंचाता था। सपना कौन है? वो अनीश शेख की पत्नी है। ये इस रैकेट में राइट हैंड है अनीश शेख की। इसके अलावा आशीष मेहरा, वो भी इस रैकेट में शामिल है। और मनमोहन, जिसके जिम्मे सबसे इंपॉर्टेंट काम था आधार कार्ड बनवा देना, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है? उसकी पहचान पत्र, जिससे उसको सारी सुविधाएं मिलती है, उसको रहने का ठिकाना मिलता है, उसको सरकारी सुविधाएं मिलती है, यहाँ तक कि वोट का भी अधिकार मिल जाता है। ये काम कौन कर रहा था? मनमोहन। ये आधार कार्ड बनवाता था इस रैकेट के लिए। किंगपिन है वो अनीश शेख है, जो बांग्लादेशी है। वो करीब 15 साल पहले खुद बांग्लादेश से भारत आया था और अब वो उस रूट में माहिर हो गया और उसने अपना पूरा रैकेट चलाना शुरू कर दिया। उसने एक एजेंट अपने बांग्लादेश साइड रखे हैं, दूसरा ट्रांजिट फैसिलिटी पर वो वहाँ से ऑपरेट करता है, फैसिलिटेट करता है। थर्डली वो और उसकी वाइफ यहाँ दिल्ली और एनसीआर में उनको रहने का ठिकाना मुहैया कराते हैं। इनिशियली खर्चा पानी भी मुहैया कराते हैं और उसके बाद लास्टली उनके फोर्स डॉक्यूमेंट बनवाने का काम करते हैं। तो हमने 3 फ्रंट पर, बांग्लादेशी फ्रंट पर नेचुरली हमें अभी नहीं सफलता मिली है, बट हमने इंडियन फ्रंट पर एजेंट गिरफ्तार किया है। यहाँ रहने वाले 2 बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया है और जो फेक डॉक्यूमेंट बनाते हैं उनमें से एक साथी गुड़गांव से गिरफ्तार किया है। तो हमने टोटल 4 गिरफ्तारियां इसमें डाली हैं। अब आप ये समझिए कि ये पूरा रैकेट काम कैसे करता था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस रैकेट का पहला मॉड्यूल बांग्लादेश से लोगों को डंकी रूट के जरिए भारत भेजना था। दूसरा मॉड्यूल उन्हें असम या मेघालय से रिसीव करना था। इस मॉड्यूल का जिम्मा अमीनुल के हाथ में था। अब तीसरे मॉड्यूल की भी बात कर लेती हूँ। उन्हें दिल्ली और एनसीआर
के अलावा दूसरे शहरों में अवैध रूप से रहने में मदद करना था। इस रैकेट में किसे क्या काम करना था वो भी तय था। सबसे पहले घुसपैठियों को बांग्लादेश के दुर्गापुर से अंधेरे में पैदल मेघालय से बाघमारा लाया जाता था। कहां पर? ये देखिए, दुर्गापुर यानी कि बांग्लादेश से अंधेरे में पैदल बाघमारा तक यानी कि मेघालय के शहर बाघमारा तक पहुंचाना था। अब स्टेप 2 क्या था वो देखिए। बाघमारा से अमीनुर शेख मिनी बस में कृष्णाई, जो कि असम का इलाका है, वो वहां तक पहुंचाता था। अब तीसरा कदम क्या है? स्टेप 3, कृष्णाई से ट्रेन से कोलकाता या बस से बोंगाई गांव तक का ये सफर था। बोंगाई गांव तक पहुंचते थे और फिर वहां से कोलकाता या बोंगाई गांव से उनका आखिरी पड़ाव फिर दिल्ली होता था। एजेंट डंकी रूट से उनका सिर्फ काम होता है उनको बांग्लादेश की सीमा से बाहर लेके इंडियन सीमा तक पहुंचाना। इसका दूसरा काउंटर पार्ट इंडियन साइड में होता है, जो जब वो बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं तो उनको रिसीव करता है, उनको फैसिलिटेट करता है, रात को रुकवाता है और उनको फर्दर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करके वो टुवर्ड्स असम, पहले असम लेके आता है और असम के थ्रू फर्दर ट्रेन के माध्यम से दिल्ली, कलकत्ता या जहां भी उसको नेक्स्ट डेस्टिनेशन होता है वहां भेजता है। और थर्ड मॉड्यूल जो फाइनल डेस्टिनेशन है, जो सेकंड मॉड्यूल ट्रांजिट का काम करता है और फाइनल मॉड्यूल जो दिल्ली में और दिल्ली एनसीआर में है, वो वहाँ पर इसको रिसीव करता है, रुकवाता है, उनको कुछ इनिशियली चीज़ें मुहैया कराता है। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में वसंत कुंज इलाके में एक ड्राइव चलाया, जहां से एक पूरे परिवार को पकड़ा जो कि बांग्लादेश ढाका का रहने वाला था। इस वक्त हम रंगपुरी में मौजूद हैं। ये पूरा इलाका रंगपुरी का है और असल में जो बांग्लादेशी इस तरीके के नागरिक होते हैं वो कूड़ा बीनने या कबाड़ी बीनने का काम करते हैं। गलत अपने दस्तावेजों के जरिए वो यहाँ पर भारत के अंदर आते हैं। बताया जाता है कि बांग्लादेश से जंगल के रास्ते वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं और बॉर्डर क्रॉस करने के बाद ट्रेन के जरिए अलग अलग इलाकों में जाते हैं। सबसे पहले ये वेस्ट बंगाल में रहते हैं, वेस्ट बंगाल में रहकर भारतीयों की तरह बात करना सीखते हैं और फिर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आके ये छिप जाते हैं और यहाँ पर रहते हैं। इसी तरीके से दिल्ली पुलिस ने जब ड्राइव चलाया तो साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के वसंत कुंज साउथ थाने की पुलिस ने एक ड्राइव चलाया। अभी भी आप देख सकते हैं कि रंगपुरी इलाके में एक वेरिफिकेशन ड्राइव यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनसे उनके आधार कार्ड, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं और अगर कुछ सस्पेक्ट लोग लगते हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस वेरीफाई किया जाता है। जहां का वो दिखाते हैं कि वो वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं तो वेस्ट बंगाल पुलिस से उनसे जांच करवाई जाती है। वेस्ट बंगाल में उनके पते जो हैं उनको पूरी तरीके से वेरीफाई किया जाता है और अगर कुछ सस्पेक्ट लगते हैं तो फिर उनको FRRO को भेजा जाता है। FRRO यानी कि जो विदेशी नागरिकों की जाँच करती है एक यूनिट, उनके पास भेजा जाता है। और ऐसे ही 8 लोगों के बारे में पता लगा जब ये ड्राइव इस तरीके से पुलिस ने की, सबके डॉक्यूमेंट्स चेक किए, तो पुलिस ने 400 लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अलग अलग जगह की जांच की, जिसमें ज़्यादातर वेस्ट बंगाल के रहने वाले लोग थे। उन 400 डॉक्यूमेंट्स में से ऐसा एक परिवार मिला जिसका नाम जहांगीर और उनकी पत्नी परीना, ये वेस्ट बंगाल का अपने आप को बताते थे। और यहाँ पर आप ये घर देखेंगे तो रंगपुरी के अंदर एक यहाँ पर घर था। मकान मालिक को उन्होंने ये कहा कि वो बंगाल के रहने वाले हैं। जो जहांगीर नाम का शख्स बताया जा रहा है कि वो पहले जंगल के रास्ते बॉर्डर क्रॉस उसने किया, भारत के सीमा के अंदर एंट्री की और एंट्री करने के बाद वेस्ट बंगाल में वो रहा और उसके बाद वो दिल्ली पहुंच गया। इसके बाद इसी रूट से यानी कि जंगलों के रास्ते होते हुए वापस वो बांग्लादेश गया और वहां से अपनी पत्नी और अपने 6 बच्चों को लेके वापस वो भारत के अंदर पहुंचा और फिर दिल्ली में रंगपुरी इलाके के अंदर ये जो आप घर देख रहे हैं, इस घर में छोटे छोटे 2 कमरे हैं जिसमें वो यहाँ पर किराए पर रह रहे थे। और ये बताया हुआ था मकान मालिक को कि वो वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। उनकी भाषा, जो हमने यहाँ के जो मकान मालिक हैं उनसे जो हमने बात की, उनका भी ये कहना है कि उनकी भाषा बिल्कुल आम भारतीय की तरह थी। उनकी भाषा किसी भी तरीके से बंगाल टोन उसमें नहीं थी। जिस तरीके से दिल्ली के लोग बातचीत करते हैं ऐसे ही वो बातचीत करते थे, यानी कि पूरी तरीके से भाषा सीख के यहाँ पर आया करते थे। इस कमरे में भी रहते थे और ये जो आप दूसरा कमरा देख रहे हैं, इस कमरे के अंदर ये पूरा का पूरा परिवार रहता था। इन सभी 8 लोगों को
जब ये कंफर्म हो गया, जब पूछताछ में इन्होंने खुलासा किया, क्योंकि जो इनके असली डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, अपने पास नहीं रखते हैं, ताकि अगर कभी पुलिस आए तो बांग्लादेश का कोई डॉक्यूमेंट इनके पास ना हो। और उसके बाद जब कंफर्म हो गया कि ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं, तो फिर इन्हें एफआरआरओ यूनिट के पास भेजा गया। एक सेंटर होता है जहां पर बांग्लादेश के लोगों को रखा जाता है और फिर इनको वापस बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया जाता है। रंगपुरी से जिस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया उसका नाम जहांगीर है। रंगपुरी में वो अपनी पत्नी और 6 बच्चों के साथ 4 महीने से रह रहा था। जिस घर में जहांगीर रहता था उसके मकान मालिक का कहना है कि वो हम लोगों की तरह ही भाषा बोलता था, जिसकी वजह से उस पर कभी कोई शक नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? कृष्णा। कृष्णा जी। कृष्णा जी, ये रंगपुरी में आपका मकान है? हाँ हाँ जी, हाँ हाँ। तो अभी जो बांग्लादेशियों को पकड़ा है पुलिस ने, आपके पास किराए पर कब से रह रहे थे? 3-4 महीने हुए हैं साहब इन्हें यहाँ पे आए हुए। 3-4 महीने। हाँ। तो ये जो जहांगीर नाम का शख्स था, इसने क्या बताया था? ये कहाँ का रहने वाला है, क्या बताया? हमारे तो कलकत्ता का बता दिया। कलकत्ता। हाँ बस ही, हमें तो और आईडी उसके पास थी नहीं जी, नहीं दी हमारे से। उन्होंने बोला मेरे पास आईडी नहीं है, हमारी खो गई। बस यो ठिया था उनका, यहाँ बैठते थे, यो पड़ा था, यो कमरा ले रखा। तो कितने लोग थे परिवार में? परिवार में 2 लड़कियाँ थी, 4 लड़के थे, एक छोटा था, 3 बड़े थे। और हस्बैंड वाइफ? हस्बैंड, हाँ भाई। कभी आपको लगा कि वो बांग्लादेश के रहने वाले हैं, या भाषा कैसी थी उनकी? नहीं सर, उनकी भाषा हमारे एक तरिया बोलते थे, हमारी तो समझ में आती थी उनकी भाषा। अगर उसी होती तो हमें समझ में नहीं आती। ठीक हमारे एक तरिया बोलते थे, हिंदी बोलते थे वो। आपका क्या नाम है? बबीता। बबीता जी, जब वो यहाँ पर आए थे तो उन्होंने क्या बताया? वो क्या काम करते हैं, या कुछ ऐसा बताया कि वो कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने ये बताया था कि हम कलकत्ता के रहने वाले हैं और हम ये कबाड़ी का काम करते हैं और हमें रेंट पे कमरा चाहिए, तो हमने एक कमरा उनको दे दिया। उन्होंने बाहर ये लगाया था और यहाँ पे ये रहते थे। कभी कोई डाउट हुआ उनकी भाषा से? नहीं, वो हमारे की तरह जो भाषा हम बोलते हैं वही बोलते थे, और हमें कोई डाउट नहीं हुआ उन नाम पे। अपना सही बताया था उन्होंने, जहांगीर जो? हाँ जी, हाँ जी, यही नंबर नंबर। भी इतने ही थे, इससे ज्यादा नहीं थे। बस कलकत्ता का बताते? हाँ जी, कलकत्ता का बताया था कि हम कलकत्ता के रहने वाले हैं, डॉक्यूमेंट हमारे पास है नहीं। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर बांग्लादेश से ये घुसपैठिए भारत की सीमा में दाखिल कैसे होते थे, उनका जंगी रूट कैसे तय होता था, वो दिल्ली कैसे पहुंचते थे, दिल्ली में उन्हें कहां पनाह मिलती थी। इस बारे में दिल्ली पुलिस के जॉइंट सीपी संजय सेन ने पूरे विस्तार से बताया। सर, अगर आप ये समझा सके हमारे दर्शकों को, ये पीपीटी जो है किस तरीके से, कौन कौन सा रूट इन्होंने बताया था, अगर आप थोड़ा इसमें देख के हमें समझा सके। ये जो कि जैसा हमने बताया कि ये नेत्रकोना डिस्ट्रिक्ट जो बांग्लादेश की है वहां के रहने वाले थे, और उनका सबसे नियरेस्ट बॉर्डर बागमारा पड़ता है, जो साउथ गारो हिल डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। वहां से ये पहले आते थे, वहां पर अमीरुल इस्लाम जो इनको रिसीव करता था। बागमारा से ये पहले कृष्णई जो गोलपारा डिस्ट्रिक्ट है वहां लेके जाता था, और गोलपारा के बाद इसको ये बोंगई गांव जो मेजर रेल हेड है वहां पे लेके आते थे, और बोंगई गांव से फिर ये ट्रेन के माध्यम से दिल्ली आते थे। सर, ये जो आरोपी इसके अंदर दिखाए गए हैं, ये रैकेट जो फैसिलिटेट कर रहे थे, जिसमें अनीश शेख जो अभी फरार है, ये कहां पर है सर? अभी कुछ जानकारी मिल पाई? अभी जहां तक हमारी इन्वेस्टिगेशन में मालूम चला है कि अभी वापस ये बांग्लादेश लौट गया है। जी, बांग्लादेश लौट गया है। जी। इन सबका प्रोफाइल सर, अनीश और इन सबका प्रोफाइल एक बार आप समझा दीजिए। अनीश अभी बांग्लादेश में है, बाकी के? अनीश जो मेन मास्टरमाइंड है वो बांग्लादेश में है जी। इसका जो एक मेन एसोसिएट अमीरुल इस्लाम असम का रहने वाला है, जो एक बार इंडिया में जो एंटर कर जाता था बागमारा से, वहां से रिसीव करके इनको बोंगई गांव तक लाने का काम इसका था। इसको गिरफ्तार कर ले गया है। इसकी वाइफ सपना ये भी एक्सपोर्ट कर रही है। ये और इसकी वाइफ यहाँ गुड़गांव में ठहराने की व्यवस्था करते थे, किराए पे मकान दिलाते थे, और इनका आधार कार्ड भी बनाते थे। आधार कार्ड बनाने में जो जो व्यक्ति शामिल थे उसमें आशीष मेहरा शामिल है, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया गया। वो एक मनमोहन अपने साथी के साथ ही कार्ड बनाता था। मनमोहन अभी अब्सकॉन्ड कर रहा है, उसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश जारी है। 2 लोग ये बेस्ड अपॉन फॉल्स डॉक्यूमेंट ये कार्ड बनाते थे, तो उसमें एक पहलू कार्ड बनाने का हो गया, एक पहलू
जो इनको बॉर्डर पे रिसीव करके इनिशियली फैसिलिटेट कराता था ताकि ये दिल्ली आ सके। पुलिस अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन ले रही है और इस पर जमकर सियासत हो रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। ममता ने पूछा कि बॉर्डर की सुरक्षा बीएसएफ की जिम्मेदारी है, ये घुसपैठ कैसे हो रही है? বিএসএফ ইসলামপুর দিয়ে লোক ঢোকাচ্ছে, আমাদের কাছে খবর আছে। ছিটাই দিয়ে ঢোকাচ্ছে, চোপড়া দিয়ে ঢোকাচ্ছে, আরো অনেক জায়গা দিয়ে ঢোকাচ্ছে। বিএসএফ মেয়েদের উপর অত্যাচার করছে, কিন্তু আপনাদের দিক থেকে কোনো প্রতিবাদ কেন হয়নি? কোন কোন জায়গায় লোক ঢুকেছে, লোক ঢুকিয়েছে বিএসএফ? কারণ বর্ডার আমাদের হাতে নয়, বর্ডার হচ্ছে বিএসএফের হাতে। বিএসএফের দায়িত্বটা তৃণমূল কংগ্রেসের ঘাড়ে চাপাচ্ছেন। ममता ने बांग्लादेशी घुसपैठ पर केंद्र सरकार को घेरा तो उन्हें तुरंत जवाब मिल गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछाती हैं और फिर इस पर राजनीति करती हैं। आज बांग्लादेशी घुसपैठ बंगाल एक नर्सरी बन गया है। जो भी पकड़ा रहा है बंगाल के बाहर बांग्लादेशी, उसका एड्रेस, ज़्यादातर का एड्रेस बंगाल का है। और ये ममता दीदी वोट की लालच में ये काम कर रही हैं और बंगाल में एंट्री गेटवे ऑफ बांग्लादेशी मुस्लिम रोहिंग्या का बन गया है। इस मामले पर हो रही सियासत अपनी जगह पर है, लेकिन अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन केवल दिल्ली में ही नहीं हो रहा है। ये एक्शन महाराष्ट्र सरकार भी ले रही है। महाराष्ट्र सरकार ने इन घुसपैठियों के खिलाफ बाकायदा अभियान छेड़ रखा है, ठीक वैसे जैसे दिल्ली में हो रहा है। महाराष्ट्र में एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है और पिछले 4 दिन के अंदर कुल 9 गिरफ्तारियां की है और ये सभी 9 के 9 बांग्लादेशी हैं जो फेक आधार कार्ड बनाकर यहां रह रहे थे। 1 महीने में कुल 43 बांग्लादेशी अरेस्ट किए गए हैं। मुंबई समेत कुल 5 जिलों में एटीएस ने एक्शन लिया है। महाराष्ट्र एटीएस इस वक्त बड़ी सतर्कता और सजगता के साथ ये कार्रवाई कर रही है। कुल 19 मामले अब तक सामने आ चुके हैं जो फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पहचान पत्र के साथ भारत में रह रहे हैं। महाराष्ट्र के मालेगांव में बांग्लादेशी नागरिकों के फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं और ये दावा बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने किया। रिट का हवाला देते हुए किरीट सोमैया ने कहा कि केवल दिसंबर महीने के अंदर अंदर 200 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों के बर्थ सर्टिफिकेट बनाए गए हैं। सर, क्या है पूरा घटनाक्रम? जो मालेगांव में वहाँ के 2 पॉलिटिकल लीडर्स, एक मुस्लिम एक्टिविस्ट और बाहर के कुछ लोगों ने मिलकर ये स्कैम प्लान किया। 2023 नवंबर में पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट कि वे जिसका घर पर जन्म हुआ है, ऐसे बच्चे को बर्थ सर्टिफिकेट के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाना पड़ता था, उसके बदले में अब तहसीलदार आपको सर्टिफिकेट देगा। इसका दुरुपयोग करके जो 50 साल पहले, 40 साल पहले, 70 साल पहले, 20 साल पहले जन्म हुए ऐसे सब बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम, नियम ऐसा है कि विद इन 1 ईयर इन लोगों ने एप्लीकेशन की और तहसीलदार और मालेगांव म्यूनिसिपल कमिश्नर दोनों ने थप्पे मारे। 2024 के वर्ष में इस प्रकार के 1500 एप्लीकेशन, उसमें से 1150 बर्थ सर्टिफिकेट उन्होंने इशू भी कर दिए हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ तो पुलिस का एक्शन जारी है, यहाँ कोई फुल स्टॉप नहीं है, लेकिन दिलजीत दोसांझ ने कांग्रेस की राजनीति पर फुल स्टॉप जरूर लगा दिया है। दिलजीत दोसांझ किसके पाले में है, एक तस्वीर और एक वीडियो ने यह तय कर दिया है। एक वीडियो जिसे देखकर एंटी मोदी खेमे के कलेजे पर सांप लौट गया होगा, वो वीडियो मैं आपके सामने रखती हूँ।
हिंदुस्तान के गांव का एक लड़का जो दुनिया में नाम रोशन करता है, अच्छा लगता है। आपके परिवार ने उसका नाम दिलजीत रखा, तो आप जीतते ही जाते हो लोगों को। हम पढ़ते थे कि मेरा भारत महान। जब मैं भारत घूमा ना जी पूरा, तो मेरे को पता चला ये क्यों कहते हैं मेरा भारत महान। सचमुच में भारत की विशालता एक अपनी शक्ति है। हाँ जी, हम लोग एक वाइब्रेंट सोसाइटी है। भारत में सबसे बड़ा कोई जादू जिसको कह लो तो वो योग है। जिसने योगा को अनुभव किया वो उसकी ताकत जानता है। हाँ जी, मैंने आपका इंटरव्यू देखा था सर अभी हाल ही में। हमारे लिए आप प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा पद है, तो हम शायद एक जो उसके पीछे एक माँ और बेटा और इंसान है, वो कई बार वो हो जाता है, क्योंकि एक ओहदा बहुत बड़ा है। जब आप अपने माँ को लेके और गंगा मैया को लेके वो दिल भरा, वो टच होता है। एक्चुअली ये दिल से बात निकली है, तभी दिल तक गई। वो कहंदे कित्थे है तेरा रब दिसदा ही नहीं, मैं कहा अखां बंद कर ध्यान तर महसूस कर, गुरु नानक ता अंग संग है, तू ही बस गैर हाजिर है, गुरु नानक गुरु नानक गुरु नानक। पीएम मोदी और पंजाबी सिंगर कम एक्टर दिलजीत दोसांझ का ये वीडियो 1 जनवरी का है, यानी साल के पहले ही दिन का, जब दिलजीत दोसांझ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे। ये मुलाकात इसलिए भी खास है क्योंकि साल का पहला ही दिन था और दिलजीत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। लेकिन जैसे ही दिलजीत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, एंटी मोदी खेमे में हलचल सी मच गई। जो कल तक दिलजीत दोसांझ को एंटी मोदी समझ रहे थे, वो दिलजीत दोसांझ पर पानी पी पी कर खूब आग उगल रहे हैं। इसे ये समझने से पहले आपको 3 वीडियोस देखने होंगे, क्योंकि मोदी विरोधी ये मानते थे कि दिलजीत दोसांझ एंटी मोदी हैं। मोदी के विरोधी और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी दिलजीत दोसांझ से मिलने के लिए उनके कॉन्सर्ट पर जा पहुंचे थे। इसके बाद जब दिलजीत दोसांझ ने राहत इंदौरी की शायरी को गाते हुए कहा कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं, तब भी एंटी मोदी मोर्चा खूब तालियां बजा रहा था, बहुत खुश हो रहा था। लेकिन दिलजीत दोसांझ ने जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया, तो कांग्रेस ने इसे शेयर करते हुए कहा कि ये बहुत ही बहादुर हैं, बहुत ही बहादुर आदमी हैं, इसलिए वो ऐसी बात खुले मंच पर करते हैं। अपना पोस्टर बॉय बनाने की उन्होंने भरसक कोशिश की। लेकिन जब कल यानी कि 1 जनवरी को दिलजीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे, तो इसी एंटी मोदी मोर्चे में खलबली मच गई। एंटी मोदी मोर्चा की ट्रोल आर्मी सोशल मीडिया पर दिलजीत दोसांझ को ट्रोल करने लगी। लेकिन पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के नए साल के पहले दिन प्रधानमंत्री से मुलाकात के 1 मिनट 29 सेकंड के एक वीडियो को जब आप डिकोड करेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे कांग्रेस जिसे अपना पोस्टर बॉय बनाना चाहती थी, जो ये कोशिश कर रही थी, उसके हाथ से ये मौका तो निकल गया। जब 1 जनवरी को दिलजीत दोसांझ प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए पहुंचे, तो उनके हाथों में फूलों का गुलदस्ता था। जैसे उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को देखा, उन्हें देखते ही उन्हें सल्यूट किया और पीएम मोदी ने भी सत श्री अकाल कहकर दोसांझ का स्वागत किया। बहुत अच्छी बातें कही दिलजीत दोसांझ ने। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी, तो इसे लेकर भी कांग्रेस ने इस मौके को तुरंत लपक लिया। कांग्रेस को ये लगा कि दिलजीत को अब पोस्टर बॉय बना लेना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं ने दिलजीत दोसांझ के वीडियो को शेयर करके लिखा, इसे हथियार मानते हुए बॉलीवुड के दूसरे सितारों को टारगेट किया। लिखा गया कि भीड़ से अलग खड़े होने और चमकने के लिए एक बहादुर व्यक्ति की जरूरत होती है, जो दिलजीत दोसांझ को बाकियों से अलग करता है। साथ ही लिखा गया कि वे कायर लोग हैं जिनमें भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर शोक व्यक्त करने की भी शालीनता नहीं है। न जाने कितने सारे और एक्टर्स एक्ट्रेसेस को ट्रोल किया गया, बॉलीवुड हस्तियों को ट्रोल किया गया। कांग्रेस ने जिस दिलजीत दोसांझ को पोस्टर बॉय बनाने की कोशिश की, वो कोशिश 48 घंटे से भी ज्यादा नहीं टिक पाई और 2 दिन के बाद ही दिलजीत दोसांझ प्रधानमंत्री से जाकर मिल लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिलजीत दोसांझ की जब मुलाकात हुई, तो दोसांझ ने पीएम मोदी की भी तारीफ की।
मैंने आपका इंटरव्यू देखा था सर अभी हाल ही में। हमारे लिए आप प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा पद है, तो हम शायद एक जो उसके पीछे एक माँ और बेटा और इंसान है वो कई बार वो हो जाता है, क्योंकि एक ओहदा बहुत बड़ा है। जब आप अपने माँ को लेके और गंगा मैया को लेके वो दिल भरा, वो टच होता था। एक्चुअली ये दिल से बात निकली है, तभी दिल तक गई। दिलजीत दोसांझ के प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के मायने भी निकाले जाने लगे। कयास लगाया जाने लगा कि अब दिलजीत किसके पोस्टर बॉय हैं। इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले दिलजीत दोसांझ के बारे में आपको जानकारी दे दूं कि दुनिया भर में उनके जबरदस्त फॉलोअर है। दिलजीत दोसांझ के चाहने वाले सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम की बात करूं तो 2,52,00,000 फॉलोअर्स हैं। एक्स पोस्ट पर 50,60,000 फॉलोइंग है। फेसबुक पर उन्हें फॉलो करने वालों की संख्या तो 80,40,000 से भी ज्यादा है। पढ़ते थे कि मेरा भारत महान। जब मैं भारत घूमा ना जी पूरा, तो मेरे को पता चला ये क्यों कहते हैं मेरा भारत महान। सचमुच में भारत की विशालता एक अपना शक्ति है जी। हम लोग एक वाइब्रेंट सोसाइटी है। भारत में सबसे बड़ा कोई जादू जिसको कह लो तो वो योग है, और जिसने योगा को अनुभव किया है वो उसकी ताकत जानता है। दिलजीत के करोड़ों में फॉलोअर्स हैं। दिलजीत करोड़ों युवाओं के दिल पर राज करते हैं, इसलिए राजनीतिक दलों ने उन्हें अपना पोस्टर बॉय बनाने की होड़ लगा दी। दिलजीत सबसे बड़े पंजाबी यूथ आइकॉन है। इस वक्त की अगर बात करें तो पंजाब और पंजाबियत की वो बात करते हैं। पंजाबी के साथ साथ हिंदी पट्टी के दर्शकों में भी वो लोकप्रिय हो गए, क्योंकि उनके गाने साथ ही उनकी एक्टिंग ने लोगों का दिल जीता। कनाडा के वैंकूवर में तो दर्शकों को जुटाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तक उन्होंने बना दिया। इसलिए हर पार्टी उन्हें अपना पोस्टर बॉय बनाना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी और दिलजीत दोसांझ की मुलाकात पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि हमें खुशी होती है कि पीएम मोदी ने हमारी कम्युनिटी के सिंगर को सराहा, क्योंकि आपको बता दें कि ये मुलाकात लोग कह रहे हैं कि इसका एक चुनावी एंगल भी हो सकता है, तो वो एंगल क्या हो सकता है वो आपके सामने रख दूं। पंजाब में भी बीजेपी का सिखों के साथ रिश्तों में एक किस्म की तलखी रही है। उस तलखी को दूर करने में भी ये मुलाकात काम आ सकती है। एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। इसका क्या मायने हैं और किस तरह की बातें हो रही है, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर मनजिंदर सिंह सिरसा जी हैं। सर, कल देश की फेमस सिंगर दिलजीत दोसांझ प्रधानमंत्री से मिले। प्रधानमंत्री काफी खुश नजर आ रहे थे। वहां पे दिलजीत ने गाना भी गाया और प्रधानमंत्री एक तरह से ताल वे मिला रहे थे वहां पे। नहीं, देखिए वो वीडियो और वो फोटो देख के हमें भी बहुत खुशी हुई है, बड़ा प्राउड महसूस हुआ है। दिलजीत दोसांझ ने भारत का परचम दुनिया में जाके लहराया है। आज भारत की संस्कृति, भारत का म्यूजिक, भारत का झंडा दुनिया के अंदर जब खड़ा होता है तो हमारा भी मान बढ़ता है। और मोदी जी ने उनको निजी तौर पर बुला के उनसे मुलाकात की और अपना बहुत समय भी उनके साथ बिताया। हमें इस बात की खुशी हुई कि प्रधानमंत्री जी ने एक कलाकार जिसने पंजाबियत को, जिसने पंजाबी कल्चर को, पंजाब को दुनिया में रिप्रेजेंट किया, भारत की जो कल्चर है और उसको दुनिया तक पहुंचाया, उसको प्रधानमंत्री जी मिल रहे थे तो हमें बड़ा फख्र हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि दो लेजेंड जो हैं अपने अपने फील्ड के, दो मिल रहे हैं, तो बड़ी हमें प्रसन्नता हुई। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने उनके साथ ताल पे ताल जैसे आपने कहा, तो हमें और खुशी हुई। अच्छा सर, पूरे देश भर में या दुनिया में जब कभी टूर हो रहा था दिलजीत दोसांझ का, उसके साथ साथ कुछ कुछ विवाद हो रहा था और पॉलिटिकल गेन्स कर लेने का मतलब एक तरह से कोशिश की जा रही थी। आपको लग रहा है कि इसके बाद उस पर विराम लग जाएगा? कांग्रेस एक तरह से मान रही थी कि उनके पक्ष में जा रहा है। नहीं, कांग्रेस ने हमेशा ही हमारी कम्युनिटी को बदनाम किया है।